बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम करने के हवाले से, अमेज़ोन को अपना ज़रिया आमदन बनाने के हवाले से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, आप सब लोगों की या मेरी भी रिज़्क़ हलाल में तरक्की का बाइस बनाए। इन चीज़ों को समझने से, अपनी ज़िंदगी में अपनाने से इंशाल्लाह हमें अमेज़ोन के साथ साथ और भी ज़िंदगी के काफ़ी एस्पेक्ट्स में जो है फ़ायदा होगा। जब भी आपने जिंदगी में कोई अहम काम करना होता है, जिंदगी में सहूलत पैदा करने वाली किसी चीज को, किसी इक्विपमेंट को, किसी मशीन को हासिल करना होता है या इस्तेमाल करना होता है, आप उसको सीखते हैं। बस में पैदल चलने की निस्बत बाइसिकल पे सफर करना थोड़ा ज्यादा आसान है। लेकिन बाइसिकल अगर आप बगैर सीखे चलाएंगे तो चोट लगने का खतरा है। बाइसिकल से मोटरसाइकिल पे जाना ये और ज्यादा सहूलत पैदा कर सकता है, टाइम बचा सकता है। लेकिन मोटरसाइकिल पे खदशात उससे भी ज्यादा है। बाइसिकल पे गिरने पे चोट लगेगी, मोटरसाइकिल से हड्डी वगैरह का भी खुदा ना खास्ता खतरा पड़ सकता है। मोटरसाइकिल की निस्बत गाड़ी और ज़्यादा आरामदेह है और ज़्यादा टाइम सेविंग है। लेकिन उस पे जो खदशात और ख़तरात हैं वो भी उसी लेवल के हैं। और फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएं, तो कभी भी ज़िंदगी में इंसानी फितरत है, कोई भी अहम काम बगैर सीखे इंसान करता नहीं है, और जो करते हैं वो कभी ना कभी पछतावे का शिकार होते हैं। अमेजोन जैसी चीज को अगर आपने अपना जरिया आमदन बनाना है, कोई भी बना सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर बगैर सीखे ही यहाँ या बगैर किसी प्लानिंग से ही किसी ने छलांग लगा दी अमेजोन पे, हो सकता है उसका पहला एक दो छक्का बहुत अच्छा लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एट एनी टाइम वो बहुत ज्यादा परेशान भी होगा, और जो उसकी कमाई होगी शायद उससे ज्यादा उसको लॉस भी बेयर आउट करना पड़े। कभी भी किसी भी अहम काम को इंसान बगैर सीखे स्टार्ट करते ही नहीं है। ये इंसानी फितरत में है। ये कामयाब इंसानों की आप जितनी भी देखेंगे फहरिस्त, उन्होंने कहीं ना कहीं तजुर्बात से सीखा होगा, किसी ना किसी को अपना मेंटोर तस्लीम किया होगा, और फिर तरक्की में ऐसे निकले होंगे वो शायद अपने मेंटोर से भी आगे चले जाएं। आप अगर अमेजोन को अपना जरिया आमदन बनाना चाह रहे हैं, सीरियस हैं, आप अमेजोन से अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो तीन फैसले आपको लाजमी करने पड़ेंगे। उन तीन फैसलों की मदद से आपका अमेजोन बिजनेस मॉडल डिफाइन होगा। आपको खुद को पता चलेगा कि मैंने अमेजोन पे क्या करना है और कैसे करना है। ये तीन सवालात क्या है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा। आमतौर पे यूट्यूब पे जो मटेरियल पड़ा है, जो लोग पेड या अनपेड सर्विसेज आपको अमेजोन के बारे में दे रहे हैं, वो अमेजोन का FBA मॉडल आपको सिखा रखे हैं। FBA एक बिजनेस मॉडल है, होलसेल एक बिजनेस मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग एक बिजनेस मॉडल है। ये कुछ और चीजें हैं, अभी थोड़ा तफसील से मैं बताऊंगा। कि जो बिजनेस मॉडल है पूरे अमेजोन पे, ये वर्ल्ड वाइड अमेजोन के अलावा भी अगर आप कारोबार करना चाहें, फिजिकल मार्केट में कारोबार करना चाहें, आपके पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं। जो बेसिक बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ दो है। नंबर वन प्राइवेट लेबल, नंबर सेकंड रीसेलिंग। प्राइवेट लेबल में होता क्या है उमूमन, कि जो प्रोडक्ट्स पहले से बिक रही हैं, अब जो भी बंदा प्राइवेट लेबल करेगा उसको अपने ब्रांड लोगो में, अपनी ब्रांड अम्ब्रेला में, अपने नाम और अपने ट्रेडमार्क के साथ मार्केट में लॉन्च कर रहा होता है। इसकी बहुत अच्छी मिसाल हम पाकिस्तानियों के लिए जे डॉट है। जे डॉट से पहले पूरे पाकिस्तान में हर किस्म की फैशन प्रोडक्ट्स, मर्दाना जनाना कपड़े, खुशबू, और जो जे डॉट की प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी अवेलेबल थी। अब जे डॉट ने किया क्या है कि अपना ब्रांड एक लॉन्च किया है। उसके तहत मर्दाना कपड़े सिले भी अनसिले भी, जनाना कपड़े सिले भी अनसिले भी, खुशबुएं और फैशन प्रोडक्ट्स कुछ ना कुछ उसने लॉन्च किया, और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। ये होता है प्राइवेट लेबल। अब अगर आप प्राइवेट लेबल को समझें, इन डेप्थ समझे, प्राइवेट लेबल का जो मालिक होता है वो ये पसंद करता ही नहीं है कि मेरे नाम को, मेरे ब्रांड को, मेरे लोगों को, मेरी शनाख्त को कोई दूसरा सेलर इस्तेमाल करे। जे डॉट की अगर आप ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, आपको या तो खुद जे डॉट की फ्रेंचाइज पे जाना पड़ेगा, या उनकी ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट है उससे परचेज करनी पड़ेगी। ओपन मार्केट से आपको कभी भी जे डॉट की ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। शॉपिफाई पे आपको बेशुमार लोग, जो पाकिस्तान के लोकल वेब स्टोर्स बने हुए हैं, जे डॉट का जरार भी और फलां फलां भी 1800 रुपये में दो परफ्यूम लें, तो जरार की अकेले की कीमत आप पूछ लें जे डॉट ओरिजिनल पे कि क्या पड़ रही है। तो थोड़ा बहुत वो ऐसे लालची लोगों को जो नाम सिर्फ सुना होता है या पैसे बचाने के चक्करों में दो नंबर क्वालिटी की प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जे डॉट वालों की पॉलिसी है कि अगर कोई कस्टमर जे डॉट की ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, उसको जे डॉट की फ्रेंचाइज पे आना पड़ेगा या ऐप या वेबसाइट से परचेज करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि हमारा ब्रांड, हमारा नेम, हमारा लोगो कोई भी सेकंड सेलर यूज करे। इसके बदले में एक होती है रीसेलिंग बिजनेस मॉडल। रीसेलिंग में क्या है, जो ब्रांड का मालिक है, प्रोडक्ट का जो ब्रांड है उसका जो मालिक है, उसकी इंटेंशन है पूरी कम्युनिटी में से, पूरे मुआशरे में, पूरी सोसाइटी में से जो मर्जी सेलर आए, ओरिजिनल प्रोडक्ट मुझसे, ये मेरे किसी अथॉराइज डीलर से परचेज करे और अपने स्टोर पे रख के सेल करे। ग्रोसरी आइटम में, जो करियाने के आइटम है, आपको जितने ब्रांड नेम याद हैं, खाने पीने के, चाय की पत्ती के, घी ऑयल के, और चावलों के, साबुन के, सरफ के, शैम्पू के, जो जो ब्रांड आपको याद है पड़ते हैं, कोई एक चीज भी उठा लें, वो आपको रीसेलिंग मॉडल में मिल रही होती है। इसका क्या मतलब है, अगर आपके गली में, मोहल्ले में, बाजार में 10 दुकानें करियाने की है, 10 की 10 पे आपको सूफी के घी और ऑयल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूफी घी ऑयल इंडस्ट्री का जो मालिक है, उसकी इंटेंशन है कोई भी सेलर ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारी अपनी दुकान पे रख के सेल कर सकता है। वो प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसी तरह और आप एग्जांपल ले ले, साबुन की वाइटल सोप, ब्यूटी सोप है, या मसाला जात है, या वाइटल की चाय की पत्ती है। इसी तरह करशी के जो मशरूबात है, जामे श्री वगैरह, वो आपको करियाने की जनरल स्टोर की हर शॉप से मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके मालिकों की इंटेंशन ही ये है कि जो मर्जी सेलर आए, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारी अपने, हमारे ब्रांड की ओरिजिनल, जो डायरेक्ट ब्रांड या उसके किसी अथोराइज डीलर से परचेज की, वो अपनी शॉप पे रखे और सेल करे। करशी वालों को कोई इतराज नहीं होगा। हाँ, उन्हें ये इतराज इस चीज पे होगा कि करशी की बोतल में कोई 2 नंबर सिरप भर के जामे श्री के नाम पे ना बेच रहा हो। उनका कंसर्न सिर्फ इतना होगा, इससे ज्यादा उनका कंसर्न होगा ही नहीं। इस ये प्राइवेट लेबल चूंकि अपनी शनाख्त बनाने का नाम है, इसलिए इसमें फेलियर रेशियोज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको प्राइवेट लेबल को रैंक करने में। बहुत ज्यादा सरमाया इसकी एडवर्टीजमेंट पे लगता है, इसकी तशहीरी मुहिम जो होती है, इश्तिहारात में बहुत ज्यादा वक्त और सरमाया लगता है, तब जाके कोई चांसेस बनते हैं कि थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाए। वरना ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो रेशियोज देखी गई हैं, 80-85% जो प्राइवेट लेबल बिजनेस होते हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। आपके भी कांटेक्ट लिस्ट में अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने आपसे पहले अमेजोन को ट्राई करने की कोशिश की है और वो नाकाम हुआ है या उसका लॉस हुआ है, आप उसे कभी पूछें कि सर आपने बिजनेस मॉडल कौन सा लगाया था, वो कहेगा जी प्राइवेट लेबल किया था। तो प्राइवेट लेबल चूंकि उनकी चॉइस ही गलत थी, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसा दरकार होता है बिजनेस को रैंक करने के लिए, और हम जैसे सेलर्स, इन्हें क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं, वो प्राइवेट लेबल में नहीं मिलते। क्विक रिटर्न्स सेफ जोन में रह के करने का काम रीसेलिंग का है, जहां सक्सेस रेशो मोर देन 80% है, 80% से ज्यादा चांसेस होते हैं जो बंदे रीसेलिंग कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। उनको फायदा होगा, नुकसान, लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रीसेलिंग में जो ब्रांड्स होंगे वो पहले से वेल नोन है। हाँ, बस रीसेलिंग बिजनेस में एक ही एहतियात होती है कि आप प्रोडक्ट अच्छी चूज कर लें, जो पहले से बिक रही है, ट्रेंडी प्रोडक्ट है, जो सेफ है आपके अकाउंट के लिए, आपकी शॉप के लिए, ये जिसपे आपको प्रॉफिट थोड़ा बेहतर मिल रहा है, आप वो सिलेक्ट कर लें। लिहाजा जो पहली लाइन ऑफ डिसीजन है, पहला फैसला है बिजनेस मॉडल का, वो हम करते हैं रीसेलिंग के हक में, प्राइवेट लेबल छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी ट्रेनिंग्स में इंशाल्लाह इन्हीं सेशंस में आपको प्राइवेट लेबल करना भी सिखाऊंगा कि आप लोगों में से अगर कोई अमेजोन पे प्राइवेट लेबल करना चाहे तो कैसे कर सकता है। इसके बाद दूसरा फैसला करना होता है हमने प्रोडक्ट टाइप के बारे में। हम अपने सेलर स्टोर पे अमेजोन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं अमेजोन के ओवरऑल इन्वायरमेंट में प्रोडक्ट्स टाइप कितनी है और उनमें से हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूं अमेजोन के ओवरऑल इन्वायरमेंट में, यहाँ प्रोडक्ट टाइप्स 3 तरह की मिलती हैं हमें। नंबर 1, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट, जो खास होती है प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल के साथ। जब हमने रीसेलिंग सेलेक्ट कर लिया तो ये हमारी डिस्कशन से बाहर निकल गई। यहाँ रीसेलिंग बिजनेस मॉडल में मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाते हैं, या ब्रांड की प्रोडक्ट को अपने सेलर स्टोर पे लगाऊं और सेल करूं, या वाइट लेबल की, मींस ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी बैग पे कोई भी ब्रांड नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा डिस्कशंस को टेक्निकली समझना पड़ेगा। वो क्या, कि जैसे आप लोगों की फिजिकल प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसके मलकियती कागजात आपके नाम पे है। मतलब कोई और उस पे मलकियती दावा नहीं कर सकता, आपकी दुकान में कोई और घुस के ये नहीं कह सकता ये मेरी दुकान है, यहाँ मैं सेल करूंगा। आपके घर पे कोई और कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मलकियती कागजात आपके नाम पे है। अब वो कोई ऐसी कोशिश करेगा, आपके पास कानूनी रास्ता है
कि उस बंदे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करें और उसको जुर्माना या अदालत के जरिए तंबी करें, उसको वार्निंग दे या उसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं। इसी तरह कुछ और चीजें भी होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं होती, लेकिन उनको बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह गवर्नमेंट्स जो है ट्रीट करती हैं, और उनके राइट्स भी अलाउ करती है, ग्रांट करती है हुकूमत, जिनमें ब्रांड्स के नेम है, इसी तरह नॉवेल्स या आइडियाज या डिजाइनिंग लोगोज, या इसके अलावा गाने, फिल्में, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये ग्रांट करती हैं। किसी भी कोई भी बंदा ले सकता है कि मेरे नाम का ये अरूज के नाम से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपनी एकेडमी रजिस्टर्ड करवा लूं, तो पूरे पाकिस्तान में मेरे अलावा इस स्पेल के साथ जो खास लोगो मैं लगाऊंगा उसके साथ कोई अरूज अमेजोन नाम की एकेडमी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो मुझसे बिलोंग करते हैं। अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। ये जो ब्रांड्स होते हैं इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। जो प्राइवेट लेवल ब्रांड्स होते हैं वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी भी थर्ड पार्टी सेलर के साथ शेयर करने पे राजी ही नहीं होते। इसलिए प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट कोई भी सेकंड थर्ड सेलर अपने स्टोर पे रख के बेच नहीं सकता। क्यों? उसके मालिक की इंटेंशन ये है कि मेरा नाम, मेरा लोगो मेरी शॉप के अलावा कहीं भी ना बिके। लोग जाती इस्तेमाल के लिए तो ले सकते हैं, उससे रीसेलिंग के लिए नहीं ले सकते। ये प्राइवेट लेबल हो गया। अब ऐसे ही कोई ब्रांड का मालिक जिसकी इंटेंशन ये है कि दुनिया से जो मर्जी बंदा उठे, जो भी उसकी कम्युनिटी में सेलर है, वो उसकी प्रोडक्ट ओरिजिनली डायरेक्ट या ब्रांड से परचेज कर लें या उसके किसी एथोराइज डीलर से परचेज कर लें, उसको सेल आउट करें, इस सेल आउट पे जो भी प्रॉफिट है वो खुद अपना रखें। ये रीसेलिंग है। ऐसे ब्रांड ऑनर को हम सिंपली ब्रांड कह देते हैं। जो ऐसा ब्रांड ऑनर हो अपने ब्रांड को किसी थर्ड पार्टी सेलर को यूज नहीं करने दे रहा, उसको हम प्राइवेट लेबल कह देते हैं। इन दोनों चीजों में फर्क करने के बाद आपको ये समझाना मकसद था कि प्राइवेट लेबल भी असल में ब्रांड ही होता है, लेकिन वो किसी को रीसेलिंग की इजाजत नहीं देता, जबकि ब्रांड रीसेलिंग की इजाजत भी दे देता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हर मार्केट में ऐसी होती हैं, फिजिकल मार्केट्स में भी और वर्चुअल मार्केट्स में भी, जिनकी बैक पे कोई भी ऐसी पार्टी या बिजनेस या बंदा नहीं होता जिसने उस नेम का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिया हो, या वो बिल्कुल बेनाम सी चीजें होती हैं विदाउट एनी ब्रांडिंग। आपको फिर मैं ग्रोसरी आइटम में से मिसाल दूंगा, खुली दालें हैं, चावल है, या बेसन वगैरह है जिसपे किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं हुई है, आटे की चक्की है जिसका कोई स्पेसिफिक मोनोग्राम या लोगो उसके गट्टू पे प्रिंट नहीं है, जो मर्जी जाए उनसे शॉपर में गट्टू में आटा पैक करवा के अपना ले आए जितनी इसको जरूरत है, ये सारी इनको व्हाइट लेबल कहा जाता है। वो प्रोडक्ट्स जिनकी बैग पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑनर ना हो, उन प्रोडक्ट्स को व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर हम अपने सेलर स्टोर पे लगाएं, इसके लिए हमें कई तरह की लीगल रिक्वायरमेंट्स की भी जरूरत होती है, और इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट्स का MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत हाई होता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स में क्या है, जब भी हम किसी ब्रांड को अप्रोच करते हैं कि सर आप हमें एथोराइज करें कि हम आपकी प्रोडक्ट अपने अमेजोन सेलर स्टोर पे लगा के बेच सकें, ब्रांड वाले हमसे पूछते हैं कि क्या आपकी रजिस्टर्ड कंपनी है जिस मार्केट में अमेजोन पे आप सेल करना चाह रहे हैं, सऊदी अरब में या दुबई में? क्या आपने अपना टैक्स रजिस्टर्ड करवाया हुआ है सऊदी या दुबई की लोकल गवर्नमेंट के साथ? क्या आपके पास अपना पास्ट का सेल्स रिकॉर्ड है, पास्ट का टैक्स रिकॉर्ड है? आपकी फिजिकल अपेयरेंस कहाँ है? हमारी टीम आएगी, लोकेशन चेक करेगी, और फिर उसके बाद हम आपको अलाउ करेंगे। अव्वल तो ये सारी चीजें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है किसी भी ब्रांड की अथोराइजेशन लेने के लिए, इनमें से हमारे पास एक भी नहीं होती। ना हमारा वहाँ कोई कारोबार रजिस्टर्ड है, ना हमारे पास वहाँ कोई स्पेस है, ना हमारे पर्सन है। हम तो सारा काम पाकिस्तान से बैठ के ही करेंगे और इसी मॉडल पे अपनी सारी ट्रेनिंग करेंगे। हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। लकीली अगर किसी के पास अवेलेबल भी हो, तो वो होता है क्या है कि उस ब्रांड के MOQs इतने हाई होते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे उसके बारे में सोचना, इन्वेस्टमेंट के बारे में कि मैं ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट करूंगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बिल्कुल रियल। मिडल ईस्ट, Amazon.AE
जो दुबई की अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, उस पे एक फैशन ब्रांड का प्रोडक्ट था जिसके ओवरऑल मोर देन 70 प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे अमेजोन पे। उन 70 में से हमने एक सिर्फ सिलेक्ट करके ब्रांड से राब्ता किया कि आप आउट ऑफ 70 हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट रीसेल करने के लिए अथोराइज कर दें। उन लोगों ने आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले जो एमओक्यू हमें दिया था वो पाकिस्तानी रुपयों में 35 लाख से ज्यादा बन रहा था। अब अगर मैं पूरे ब्रांड की अथोराइजेशन लेना चाहूँ तो 35 लाख को 70 से ज़रब दे लें, और ये 4 साल पहले के करेंसी रेट के बारे में उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और वो कितनी होशरुबा अमाउंट बन जाएगी। अब ये सिर्फ एक ब्रांड है, वो तकरीबन इम्पॉसिबल है मिडल ईस्ट में। अव्वल तो आप ये फाइंड आउट कर लें कि ब्रांड के और जो है ओरिजिनल सोर्सेज कहाँ पड़े हैं, फिर उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स और सारा कुछ होने के बावजूद उनके एमओक्यू इतने हाई होते हैं, हम उनकी तरफ जाना पसंद नहीं करते। नंबर सेकंड, और भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट पे जाने के साथ, वो जब थोड़ी हमारी डिस्कशंस बढ़ेंगी फिर आपको बताऊंगा। यहाँ हम प्रोडक्ट टाइप पे जब डिसीजन करना होता है, हम अपना डिसीजन रखते हैं वाइट लेबल प्रोडक्ट पे। एक तो ये कि क्योंकि इनकी बैक पे कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑनर नहीं है, लिहाजा हमें कोई ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि आप 2 नंबर प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या आप एथोराइज ही नहीं है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आपने अपने सेल स्टोर पे क्यों लगाई हुई है। क्योंकि पीछे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑनर नहीं है, लिहाजा हम वरी फ्री होके काम कर सकते हैं। नंबर सेकंड, ये जो वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं ये डायरेक्टली हमें चाइना से बड़ी इजीली मिल जाती हैं, और इनके लिए कोई एमओक्यू भी बहुत हाई नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ी लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिल्कुल रेडी टू क्विक सेल वाली प्रोडक्ट, अच्छे प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। हम अपना डिसीजन, अपना फैसला प्रोडक्ट लाइन पे, सेकंड लाइन ऑफ डिसीजन पे प्रोडक्ट टाइप में वाइट लेबल प्रोडक्ट के हक में करते हैं। तीसरा अहम फैसला जो हमने करना होता है वो है डिलीवरी मॉडल के बारे में। हमारा डिलीवरी मॉडल क्या होगा। अब चूंकि अमेजोन है एक वर्चुअल मार्केट, फिजिकल मार्केट तो है नहीं कि कस्टमर आएगा, आप उसको पैसे लेंगे, कस्टमर की प्रोडक्ट उसके शॉपर में डाल के कार्टन में पैक करके जिस तरह की भी है उसके हवाले कर देंगे कि लो भाई ले जाओ। ऑनलाइन है, कस्टमर ने आपको मोबाइल के जरिए ऑर्डर किया है या लैपटॉप के जरिए ऑर्डर किया है। अब कोई भी सेलर उसमें लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन से हाथ निकाल के तो प्रोडक्ट पकड़ा नहीं सकता। डेफिनेटली कोई एक खास मैकेनिज्म होगा कि कस्टमर ने जो एड्रेस दिया है वहां तक आपने प्रोडक्ट को डिलीवर करवाना ही करवाना है। इस पॉइंट पे आके हमारे पास अमेजोन पे, खासतौर पे मिडल ईस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें। नंबर 1 सेल्फ शिप, नंबर 2 इजी शिप, नंबर 3 फुलफिल्ड बाय अमेजोन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FBA कहा जाता है। अब इन तीनों के बारे में आप समझेंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सा बेस्ट अवेलेबल हमारे लिए होगा, जिसको हम ऑटोमेटिक वे में चला सके, अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करवा सके। सेल्फ शिप में होता ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने के लिए सिलेक्ट करेंगे, जो इससे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन देखी भी थी कि अमेजोन पे स्टोर ओपन किया है, प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, सोर्स किया है, तो जो प्रोडक्ट आपने बेचनी है सिलेक्ट कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, उसका स्टॉक आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा। अपने घर पे रखें, अपने ऑफिस रखें, अपनी गोडाउन में रखें, कहीं भी आपको खुद उसका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। ऑर्डर आने पे खुद उस प्रोडक्ट को पैकअप करना पड़ेगा, और किसी भी लोकल कोरियर सर्विस के जरिए आपको उसको शिप करवाना पड़ेगा। मिडल ईस्ट की जो कोरियर सर्विसेज हैं उनमें सऊदी पोस्ट है, एरामैक्स है, नकील है, समसा है, टाइम्स है, पोस्टा प्लस है, बेशुमार है। पाकिस्तान में जैसे TCS के हैं, लेपर्ड्स वाले हैं, MNP वाले हैं, पाक पोस्ट वाले हैं, ट्रैक्स वाले हैं। एक लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान में भी कोरियर सर्विसेज की। अगर आप का डिलीवरी मॉडल ये है कि जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया उसका स्टॉक भी आप खुद मेंटेन कर रहे हैं, ऑर्डर आने पे पैकअप भी खुद कर रहे हैं और डिलीवर भी खुद ही करवा रहे हैं किसी कोरियर सर्विस, लोकल कोरियर सर्विस की मदद से, इसको कहा जाता है सेल्फ शिप। डेफिनेटली अगर कोई सेलर सेल्फ शिप कर रहा है मिडल ईस्ट की मार्केट में, दुबई या सऊदी अरब में, तो या तो उसका खुद का वहां मौजूद होना जरूरी है ताकि वो स्टॉक भी मेंटेन करे, प्रोडक्ट को पैकअप भी करे और डिलीवर भी करवाए। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऐसा बंदा वहां, उसका ये कोई ऐसी कंपनी जो उसके हिस्से का ये काम करे, डिलीवरी वाला, स्टॉक हैंडलिंग वाला, जिसको अमेजोन के एनवायरनमेंट में 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कहा जाता है।
ऐसी कोई कंपनी के साथ आपका राब्ता होना चाहिए, या आपका कोई कजन, दोस्त, भाई वगैरह जो आपके हिस्से का ये काम दुबई या सऊदी अरब में मौजूद होते हुए कर सके, तभी मुमकिन है कि कोई सेलर अमेजोन मिडल ईस्ट पे सेल्फ शिप करे। ये मॉडल पूरे डिलीवरी मॉडल्स में से सबसे ज्यादा रिस्की है। इस मॉडल वाले सेलर्स के अकाउंट बिल्कुल ऐसे जैसे उनके सर पे तलवार लटकी हुई है, किसी भी लम्हे डीएक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने फ्रॉड करने होते हैं अमेजोन पे, अमूमन उनका डिलीवरी मॉडल सेल्फ शिप का ही चल रहा होता है। सेल्फ शिप से एक स्टेप अपग्रेडेड मॉडल जो हमारे पास है डिलीवरी का, दैट इज इजी शिप। इजी शिप में करना क्या होता है, या इजी शिप का मैकेनिज्म क्या है? इजी शिप का मैकेनिज्म है कि जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी है उसका स्टॉक खुद ही मैनेज करेंगे। सेलर खुद ही मैनेज करेगा, अपने घर रखे, ऑफिस रखे, गोडाउन कहीं भी रखे। ऑर्डर आने पे खुद ही उसको पैकअप करेगा। और जब डिलीवरी की बारी आएगी तो अमेजोन की डिलीवरी टीम से रिक्वेस्ट करेगा, सर कि जो ऑर्डर मेरे सेलर स्टोर पे आ चुका है वो मैंने पैकअप कर दिया है, रेडी टू शिप है, काइंडली जो एग्रीड अपॉन एड्रेस है आपका और अमेजोन डिलीवरी टीम का, उस एड्रेस पे आप तशरीफ लाएं, मुझसे पार्सल लेके कस्टमर को डिलीवर कर दें। ये इजी शिप है। सेल्फ शिप में प्रोडक्ट हैंडलिंग, पैकेजिंग और डिलीवरी सारे का सारा सेलर के जिम्मे था। इजी शिप में प्रोडक्ट की हैंडलिंग और पैकेजिंग ये सेलर की जिम्मेदारी है, जबकि डिलीवरी के लिए हम अमेजोन की डिलीवरी सर्विसेज को यूज करते हैं, लोकल सर्विसेज को यूज नहीं करते। इसको इजी शिप कहा जाता है। ये सेल्फ शिप की निस्बत थोड़ा सा सेफ वे है, इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी चूंकि आपका खुद का मौजूद होना, या आपके बिहाफ पे जो बंदा या जो कंपनी काम कर रही है उसका वहां मौजूद होना जरूरी है, तभी वहां स्टॉक आपका हैंडल होगा, पैक होगा और अमेजोन डिलीवरी टीम के हैंड ओवर किया जाएगा। इसके बगैर ये वर्किंग मॉडल में आ ही नहीं सकता। कोई भी सेलर वहां खुद मौजूद हुए बगैर या उसके बिहाफ पे कोई वर्क करने वाला मौजूद जब तक मिडल ईस्ट में ना हो, को इस इजी शिप मॉडल को कोई भी अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा नहीं बना सकता। इन दोनों से बहुत बेहतर, बहुत तेज, सबसे महफूज जो तरीका है अमेजोन पे डिलीवरी का, सबसे काबिल एतमाद जो डिलीवरी का तरीका है वो है फुलफिल्ड बाय अमेजोन। इस तरीका कार में करना क्या होता है, आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की है बेचने के लिए उसका स्टॉक रेडी करके आपने अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाना है। अब अमेजोन की टीम खुद उसको स्टॉक को हैंडल करेगी। आपके सेलर स्टोर पे ऑर्डर आने पे खुद अमेजोन की टीम उस यूनिट को पैकअप करेगी, और पैकअप करने के बाद डिलीवरी भी अमेजोन की टीम करेगी। इसको कहा जाता है फुलफिल्ड बाय अमेजोन, और शॉर्ट फॉर्म में FBA। ये FBA ऑटोमेटिक है, क्योंकि आपने देखा आपकी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा क्या थी कि प्रोडक्ट किसी तरह अमेजोन वेयर हाउस पहुंचा दें। प्रोडक्ट हैंडल अमेजोन की टीम कर रही है, ऑर्डर आने पे पैक अमेजोन की टीम कर रही है, और डिलीवर भी अमेजोन की टीम कर रही है। आपका मिडिल ईस्ट में मौजूद होना बिल्कुल जरूरी नहीं है अपने बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए। अगर आप FBA कर रहे हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजोन कर रहे हैं, तो सारी फटीक कस्टमर सर्विसेज की कौन ले रहा है? अमेजोन की टीम ले रही है। वही स्टॉक हैंडल कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, और इन केस ऑफ रिटर्न वही पिकअप करके ला रहे हैं। मींस आप पाकिस्तान में हैं, मिडल ईस्ट में है, वहां जॉब कर रहे हैं, पाकिस्तान में है, यहाँ जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर चला रहे हैं। आप जिस भी मसरूफियत में है, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी आपका सिलसिला है उसको जारी रखें। साथ साथ अमेजोन का ऑटोमेटिक वे में बिजनेस आपका चलता रहेगा। और यहाँ आके मैं आपको जो बात इससे कुछ ही देर पहले आप लोगों ने देखी, इससे पहले सेशन में देखी, कि अक्सर लोग जो यूट्यूब पे बता रहे होते हैं कि होलसेल बिजनेस मॉडल है या FBA बिजनेस मॉडल है। FBA कंप्लीटली बिजनेस मॉडल नहीं है, ये बिजनेस मॉडल का एक पार्ट है। एक्चुअली FBA इज ए डिलीवरी मॉडल। हाउ यू डिलीवर योर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। आप अपने ग्राहक को प्रोडक्ट किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, इस डिलीवरी मॉडल का नाम FBA है। ये कोई कंप्लीट बिजनेस मॉडल नहीं है। इन इंफॉर्मेशंस की बुनियाद पे, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए, उम्मीद यही है कि आप लोगों के जहन में भी जो वाज़ेह पिक्चर बन रही है कि हम रीसेलिंग बिजनेस मॉडल करेंगे ताकि क्विकली हमें रिस्पॉन्डेड बिजनेस मिले, जो क्विकली रैंक हो, जहां सेल्स स्टार्ट हो जाए करते ही। और बिजनेस मॉडल रीसेलिंग सेलेक्ट करने के साथ साथ हम प्रोडक्ट टाइप वाइट लेबल सेलेक्ट करेंगे, ताकि हमें किसी किस्म का लीगल कॉन्स्ट्रेंट या लीगल इश्यूज
या कानूनी कोई परेशानी ना हो, और साथ साथ हम लोएस्ट पॉसिबल बजट के साथ अपना स्टार्ट कर सकें और क्विकेस्ट वे में बिल्कुल इधर प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे लाइव हो और अगले दिन से सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। हम अपने लिए रीसेलिंग बिजनेस मॉडल और वाइट लेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। चूंकि हमने इसको ऑटोमेटिक वे में लेके चलना है, हम पाकिस्तान में रहते हुए ही अपना बिजनेस सारा ऑन कर रहे होंगे, हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन FBA का है। कंप्लीट रोड मैप जो हमारा एक बनेगा, जो ओवरऑल हमारी सिचुएशन बिजनेस मॉडल की बन रही है, रीसेलिंग ऑफ वाइट लेबल प्रोडक्ट्स विया FBA। हम वाइट लेबल प्रोडक्ट्स को रीसेल करेंगे, FBA के जरिए करेंगे। इसके बाद एक छोटी सी कहानी दोबारा से। आप जो बिल्कुल शुरू में मैंने बात की थी, जो ट्रेडिशनल कैरियर्स हैं, ये जो आपका फिलहाल जरिया आमदन है, नौकरी है, कारोबार है, जो भी है, उसको लाइट ना लें किसी भी बंदे के कहने पे। और खास तौर पे अगर वो ये कह रहा है कि अमेजोन के अलावा इस वक्त दुनिया में सब कुछ फ्लॉप है, चाहे वो आपका कारोबार है, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे वो आपका जो है तालीमी कैरियर है, वो यकीनन उसका ज्यादा से ज्यादा मकसद ये है कि जैसे आपने पहले कारोबार पे या किसी कोर्स पे या किसी डिग्री पे इन्वेस्टमेंट किया, आप उसकी जेब में भी एक दफा फीस डाल दें और फिर आप जाने और रब जाने। ऐसे लोगों से बचें जो आपको डिस्करेज कर रहे हो या अंधेरा दिखा रहे हो या सिर्फ अपनी ही फील्ड को पूरी दुनिया में डोमिनेट दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे लोगों से बचें। अब एक जो है केस स्टडी के तौर पे, जिससे हमारी सारी बात वाजे हो जाए। नोकिया किसी वक्त दुनिया में अकेला राज करता था मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, मोबाइल फोन्स में। एक ही नाम था नोकिया का। पाकिस्तान जैसे कई जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो लोअर इकोनॉमीज हैं, उनमें कई ममालिक में मोबाइल फोन को मुतारफ करवाने वाला, इंट्रोड्यूस करवाने वाला नोकिया है। अब नोकिया से हुआ क्या? अब आप करंट स्टेट देख लें। अगर 1000 बंदों के हाथ में मोबाइल है, शायद ही 1000 में से एक या दो के हाथ में आपको नोकिया का जो नया मोबाइल है वो नजर आए। पुराने पुराने मोबाइल अगर किसी बुजुर्ग के पास हो तो हो, नए मोबाइलों में से आपको नोकिया का कोई मोबाइल नजर आए तकरीबन इम्पॉसिबल है। हुआ क्या था, जिस वक्त मोबाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ रही थी, जिद्दत आ रही थी, तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी, लोग जो कीबोर्ड वाले मोबाइल्स हैं उनसे टच स्क्रीन पे जा रहे थे और टच स्क्रीन से स्मार्ट डिवाइसेस में कन्वर्ट हो रहे थे मोबाइल। उस वक्त सारी दुनिया का फोकस एंड्रॉयड की तरफ था। आईफोन तो बिल्कुल उसकी तो दुनिया ही अलग है। आम जो टच डिवाइसेस थी, स्मार्टफोन्स का इंट्रोडक्शन जब हो रहा था, लोगों ने एंड्रॉयड को एज ऑपरेटिंग सिस्टम अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जो भी मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर्स थे। इनके बजाय जब नोकिया ने ये फैसला करना चाहा कि हमें भी थोड़ा सा स्मार्टर वे में काम करना चाहिए, उन लोगों से गलती हो गई। और गलती हुई नोकिया के CEO से, जो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। वो ऑफिसर थे माइक्रोसॉफ्ट से एक्सपेल हुए हुए, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के आए थे। उन्होंने कहा कि विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा बेस्ट है एंड्रॉयड की निस्बत, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। एंड्रॉयड उस वक्त फ्री अवेलेबल था, किसी भी मैन्युफैक्चरर को एंड्रॉयड के लिए पे करने की जरूरत नहीं थी, जबकि विंडोज एक बहुत महंगा सॉफ्टवेयर था। एंड्रॉयड यूजर फ्रेंडली था। विंडोज में चाहे ऑप्शंस ज्यादा प्रोफेशनल थे, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं था। डिवाइसेस में उसको ऑपरेट करना कदरे मुश्किल था। हुआ क्या कि चंद ही सालों में नोकिया अपने इस एक गलत फैसले की वजह से पूरी दुनिया से वाइप आउट हो गया। कहीं नोकिया का नामो निशान नहीं बचा। जबकि सैमसंग, हवावे, वीवो, पता नहीं कौन कौन से नाम कहाँ से कहाँ पहुंच के एंड्रॉयड की वजह से। सिर्फ एक गलत फैसला आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। आपका पूरा कैरियर, पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरी हिस्ट्री, इवन जो आपने 20-25 साल में बनाई होती है, उसको भी वाइप आउट कर देता है, जब आप रिवायत को जिद्दत का सही तरीके से तड़का ना लगाएं। तो वो कहने का मतलब था कि ये नोकिया ना, ये ना किया हो गया। कि उन्होंने जो फैसला किया था नोकिया ने, एक तो थोड़ा लेट किया था, दूसरा बिल्कुल गलत किया था विंडोज पे जाने का। अगर वो उस वक्त एंड्रॉयड पे कन्वर्ट हो जाते तो शायद वो एब्सोल्यूट बिल्कुल ऑब्सलीट ना होते, मार्केट से कुछ ना कुछ उनका वजूद बाकी रहता। आप लोगों की भी जो भी मसरूफियात है, जो भी कारोबार है, जो भी जॉब है,
उसको बिल्कुल ऐसे ना समझें कि फजूल है और मैं अमेजोन सीखते ही इसको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज कर दूंगा और जान छुड़ा लूंगा फलां फलां। उसकी कदर करें। हाँ, उसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा तरीका कार समझ आ जाए कि आपका बिजनेस भी आप उतने बिजनेस आवर्स दें, अपनी जॉब को भी उतना ही टाइम दें, अपनी घरदारी को भी उतना टाइम दें, उसके साथ साथ इसी टाइम में अगर 1-2 घंटे की गुंजाइश निकाल के आप अमेजोन को भी अपना जरिया आमदन बना सकें, तो ये बहुत बेहतर होगा। और इंशाल्लाह हमारी सारी ट्रेनिंग का दारो मदार इसी पे होगा कि आपका जो स्क्रीन टाइम है पूरे दिन में, 2, 2.5, 3 घंटे जो मोबाइल की स्क्रीन पे गुजरते हैं, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे, इधर उधर, वो यूज करके, इतना सा टाइम यूज करके हम आपको अमेजोन से इंशाल्लाह अर्निंग करना सिखाएंगे। और अभी आज के सेशन में बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चीजें थी और खास टेक्निकल चीजें नहीं थी, और जो कुछ मैंने आज बताया है ये 1 बाय 1 बड़ी तफसील से आपके सामने आने वाली हैं सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जी, किसी को कोई सवाल है इस सिलसिले में? सर इसकी रिकॉर्डिंग है ना? जी जी, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक। अभी मैं ऑफ करता हूँ इंशाल्लाह। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।